राम राम सा किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि अगर इस मिट्टी से सबसे अधिक किसी ने प्रेम किया, इस मिट्टी में सबसे अधिक जो खेले, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। और ऐसे ही अगर इस मिट्टी से हम भी प्यार करेंगे तो किसी न किसी तरीके से उन कृष्ण को हम भी अपने अंदर जीता जागता हुआ देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, इस मिट्टी से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए आज का ये एपिसोड हम लोगों ने रखा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रबी की फसलों का मौसम जो है वो शुरुआत होने वाला है। तो किस तरीके से अपने मिट्टी के स्वास्थ्य के संबंधी जांच जो है वो हम अच्छे तरीके से करवा सके, उसमें क्या कुछ समुचित तैयारियां होनी चाहिए जो शुरू की जा सकती हैं, आज का ये कार्यक्रम इसी से संबंधित है। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ जो उपस्थित है, आइए उनका परिचय आपसे करवा देता हूँ। हमारे साथ हैं श्रीमान अनिल कुमार जैमिनी साहब, आप उपनिदेशक हैं कृषि रसायन में। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में, अभिनंदन। किसान भाइयों नमस्कार। अनिल जी, हम लोग ये जानते हैं कि रबी फसलों का जो मौसम है वो शुरुआत होने वाला है। और हम ये भी जानते हैं कि एक चतुर व्यक्ति वही होता है जो किसी चीज़ की शुरुआत होने से पहले ही उसको परख लेता है और उसकी तैयारी शुरू कर देता है। जी हाँ। हमारे जो किसान मित्र हैं, ये मौसम शुरुआत हो उससे पहले ही किस तरीके की तैयारियां हमारे किसान मित्र को कर लेनी चाहिए? निधि जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अब रबी का मौसम शुरू होने वाला है और हमारे कृषक भाई उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। रबी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि सीजन है जिसमें किसान भाई अपनी अधिकतर फसलें उगाते हैं। जी इसमें सामान्यतः जौ, गेहूँ और चना, सरसों, ये मुख्य फसलें हैं जो किसान भाई हमारे उगाते हैं। जी। अब फसलें अच्छा से अच्छा उत्पादन दें, इसके लिए कृषक मित्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं। जैमिनी साहब, जैसा कि आपने कहा कि हम मिट्टी की जांच कराएं, ये बात ठीक समझ में आती है कि जांच करानी चाहिए। लेकिन प्रश्न ये आता है कि जांच क्यों करानी चाहिए, और अगर करानी भी चाहिए और क्यों का उत्तर भी मिल जाता है तो फिर कैसे करानी जी हाँ। चाहिए। तो जी जब तक ये प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तब तक बात पूरी नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अगर कृषक को ये महसूस नहीं होगा कि हमें मिट्टी की जांच क्यों करानी चाहिए जी तो वो सामान्यतः नहीं कराएगा। इसलिए मैं कृषक मित्रों को सलाह देना चाहता हूँ कि कृषक मित्र अपनी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि इससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। जी पहला तो क्या है, हमें मिट्टी के स्वास्थ्य का पता चलता है। दूसरा, फसलों के चयन की जानकारी मिलती है कि जी। रबी मौसम के लिए किसान किस तरह की फसल का बीज खरीदे। ठीक। दूसरा, पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी मिलती है हमें कि उसमें जो खाद उर्वरक किसान को डालना है तो कौन से खाद डाले, कितनी मात्रा में डाले, तो कितनी उनकी व्यवस्था करें, जितनी उनको खाद की आवश्यकता है उतनी ही क्रय करें। स्वास्थ्य की बात आपने की, जी हाँ। मिट्टी तो मिट्टी होती है। अब मिट्टी भी क्या, उसमें भी बीमारियां होती हैं, अब उसका भी स्वास्थ्य जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मिट्टी प्रकृति का एक अनमोल उपहार है इंसान के लिए। जी हम मतलब किसी भी प्रयोगशाला या किसी भी फैक्ट्री में 1 ग्राम मिट्टी भी नहीं बना सकते। मिट्टी लगभग एक अनुमान के मुताबिक 1000 साल में करीब 1 इंच से ज़्यादा मिट्टी नहीं बन पाती है। एक अनुमान है, 1000 साल में 1 इंच मोटाई की परत बनती है मिट्टी की। और बहुत बड़ी चीज़ है, और ये मिट्टी जी इतनी हाँ। महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए, हमें जानना चाहिए। और ये मिट्टी हमारी कई तरीक़ों से ख़राब भी हो जाती है। जैसे कई बार इसका हवा से चली जाती है, कई बार पानी में बह जाती है। तो एक तो मिट्टी के नुकसान का ये तरीका है। दूसरा, हम अपने स्वेच्छा से खाद, उर्वरक और कीटनाशक ये सब डालते हैं और वो फसलें करते हैं जो उसमें नहीं कर सकते, तो उससे भी क्या किसान को लाभ नहीं होता। अत्यधिक खाद और उर्वरक डालने से भी मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत खराब होता है। ठीक बात है। वो जो चीज़ें अति सर्वत्र वर्जयेत हम हाँ लोगों जी। के यहाँ ये कहा जाता है, इसलिए उतना ही उपयोग में लें जितना उपयोग में लेना ठीक है। आपने फसलों के चयन की बात कही जी थी हाँ। कि उसमें सुविधा मिलती है, किस जी हाँ। तरीके से फसलों के चयन में सुविधा मिलती है? निधि जी, अगर हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो उसमें कई प्रकार की जांचें होती हैं। मिट्टी में ऊसर है या मिट्टी सामान्य है। जी ठीक है, अगर मिट्टी सामान्य है तो उसमें हम कोई भी फसल उगा सकते हैं। पर अगर मिट्टी में ऊसर की समस्या है तो उसमें हम केवल उन्हीं फसलों को उगाना चाहिए जो ऊसर से सहनशील हों। उसमें उनको सरसों, गेहूं की फसल उगानी चाहिए। और अगर ऊसर की समस्या और ज़्यादा है जी तो उसमें जौ की तरफ जाना चाहिए।
कैसे जांच कराएं इस चीज़ की? क्या तरीका होता है कि क्या खुद ही जांच की जा सकती है अपने घर में? कुछ देसी तरीके होते हैं या प्रयोगशालाओं में इसको भेजना पड़ता है? किसान भाइयों, अपनी मिट्टी की जांच कराने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में प्रयोगशालाएं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ 17 पंचायत समितियों पे प्रयोगशालाएं पंचायत समितियों पर भी कार्यरत हैं। जैसे मसलन जयपुर ज़िले में दूदू, चाकसू और शाहपुरा में भी प्रयोगशालाएं खुली हुई हैं और वो भी मिट्टी की जांच कर रही हैं। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय पे भी आप जा सकते हैं। अच्छा। मिट्टी की जांच कराने प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। मिट्टी का नमूना लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर नमूना सही विधि से नहीं लिया जाए तो मिट्टी परीक्षण किसी लाभ का नहीं होता है। तो मिट्टी का नमूना लेने के लिए किसान भाइयों को अपने एक खेत से 8-10 जगह से नमूना लेना चाहिए और 8-10 उन्हें स्थान चयनित करने चाहिए और प्रत्येक स्थान पर जो अपनी सामान्य फसलें हैं उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर का खड्डा खोदना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम ऊपर जो ज़मीन के ऊपर, जो भूमि के ऊपर जो घास फूस है, कंकड़ पत्थर हैं, उनको एक तरफ हटा के और वहाँ एक खुरपी या फावड़े से एक अंग्रेजी के वी आकार का गड्ढा खोदना चाहिए। इस प्रकार का वी आकार का गड्ढा खोदना चाहिए जिसमें ऊपर से नीचे तक की गहराई 15 सेंटीमीटर हो। उसके बाद उसकी एक साइड में 1 इंच मोटी परत काट लेनी चाहिए, दोबारा खुरपी या फावड़ा मार के। अब वो मिट्टी हमें इकट्ठी कर लेनी है। वो सभी 8-10 जगह से वो मिट्टी हमें इकट्ठी करनी है। उसके बाद इस मिट्टी को साफ फर्श पर मिलाना है, मिक्स करना है। मिक्स करके और उसका एक सर्कल बनाना है, गोला बनाना है। उस गोले के हमें 4 भाग करने हैं। उसमें उन 4 भागों में से आमने सामने के भाग को हम फेंक देते हैं और दूसरे आमने सामने के भागों को हम फिर मिलाते हैं और फिर मिलाकर फिर एक गोला बनाते हैं। इस बार ये गोला छोटा बनता है क्योंकि मिट्टी आधी रह जाती है और इस तरह से निरंतर करते जाते हैं जब तक कि हमारे पास अंत में आधा किलो मिट्टी नहीं बच जाए। और इस आधा किलो मिट्टी को हमें सूखी साफ थैली में भरकर और अपना जो पूर्ण किसान का विवरण है वो लिख के और प्रयोगशाला को भेजना चाहिए। ठीक है। ये जो पोषक तत्व प्रबंधन की आप बात कर रहे थे जी, ये क्या चीज़ होती है, इसका क्या अर्थ होता है? किसान भाइयों, जिस प्रकार हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है जी। और ये संतुलित भोजन पेड़ पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं जी। अब मिट्टी में इनकी मात्रा कितनी उपलब्ध है और किस फसल को कितनी मात्रा की आवश्यकता है, तो ये सारा हमें मिट्टी परीक्षण से पता चलता है। जमीनी साहब, जो आपने ये जो पोषक तत्वों की बात की है तो ठीक है, लेकिन ये पोषक तत्व है कौन कौन से जिनकी आवश्यकता हमारी फसलों को होती है और वो मिट्टी में होने चाहिए, और मिट्टी में ही अगर वो नहीं है तो पौधों को नहीं मिल पाएंगे? इसके बारे में ज़रा बताएं। कुल 17 तत्व होते हैं जिनकी पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है। ये 17 तत्व इनमें से होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अच्छा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनको हम संघटक तत्व कहते हैं। ठीक है। ये हमें हवा और पानी से मुफ्त में मिलते हैं जी। ये इन्हें को हमें को देने पेड़ पौधों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हवा और पानी से आराम से मिल जाते हैं पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों को। जी। इसके बाद प्रमुख पोषक तत्व आते हैं या मुख्य पोषक तत्व कहते हैं इन्हें। ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अच्छा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का किसी भी पेड़ पौधे या फसलों के विकास और वृद्धि में बहुत ही अहम योगदान होता है। अगर इनकी कमी हो जाए तो पेड़ पौधे या कोई फसल अपना विकसित नहीं हो सकती और ना ही वो अपना उत्पादन दे पाएगी जितना दे सकती है। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी न्यूट्रिएंट या द्वितीयक पोषक तत्व आते हैं। ये होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, इनकी पेड़ पौधे को अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इसलिए इनको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी पोषक तत्व हैं या जिनको द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं या गौण पोषक तत्व कहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, तुलनात्मक रूप से इन पोषक तत्वों की पेड़ पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का नंबर आता है, थर्ड कैटेगरी सूक्ष्म पोषक तत्व।
सूक्ष्म पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी पौधे को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये हमारे पास 8 होते हैं और इनके मैं आपको नाम बता देना चाहता हूँ। ये होते हैं जस्ता, लोहा, तांबा, मैंगनीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, और एक अभी नया जुड़ गया, इसको निकल कहते हैं। ठीक। पर सामान्य तौर पे देखने में आया है कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है, इसकी प्रमुख पोषक तत्वों की। ठीक है। कहीं कहीं पोटाश की भी आवश्यकता पड़ती है, और जिंक और लोहा, जस्ता और लोहा की अधिकतर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी अधिकतर मिट्टियों में कमी पाई जाती है। जमीनी साहब, जो ये तो बात हुई कि पोषक तत्व जो फसल को मिलने चाहिए, मिट्टी से मिलने चाहिए, मिट्टी में है या नहीं है, उसकी पूर्ति कैसे की जाए। लेकिन पोषक तत्वों के अलावा भी क्या कोई और समस्या होती है? जिस तरह की आपने शुरुआत में बात की थी कि ऊसर की समस्या एक बड़ी चीज़ है। अगर मिट्टी में ऊसर की समस्या होती है तो भी इससे पता लगता है, जो सॉइल हेल्थ टेस्टिंग होती है। तो ये ऊसर की समस्या क्या बला है? किसान भाइयों, ऊसर की समस्या मिट्टी की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर मिट्टी में ऊसर की समस्या होती है तो उसमें कोई कृषि उत्पादन नहीं हो पाता, या होता है तो बहुत कम कृषि उत्पादन होता है। और कुछ खास फसलें ही हैं जो ऊसर मिट्टी में उगाई जा सकती हैं। यदि ऊसर की समस्या गंभीर हो जाए तो उसमें कोई फसल नहीं उगती है और मिट्टी बिल्कुल ख़राब मानी जाती है। ये ऊसर होता है मिट्टी में जब लवणों की मात्रा बढ़ जाती है या क्षार की मात्रा बढ़ जाती है। मिट्टी में अगर लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाए तो ये ऊसर कहलाता है। ये ऊसर 2 प्रकार का होता है। अगर मिट्टी में लवणीयता बढ़े तो उसको हम सफ़ेद ऊसर कहते हैं, और अगर मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है तो काला ऊसर कहलाता है। जब मिट्टी की टेस्टिंग होती है प्रयोगशालाओं में, तो क्या उसमें भी ये मालूम चलता है कि ये काले ऊसर वाली मिट्टी है या ये सफ़ेद ऊसर वाली मिट्टी है? और जब वहाँ जांचें होती हैं तो उन जांचों से पोषक तत्वों के बारे में जिस तरीके से पता लगता है, तो क्या ये भी बताया जाता है कि क्या इस तरीके से इस मिट्टी का इलाज भी संभव है? क्योंकि सॉल्यूशन बताया जाना, इलाज बताया जाना, ये बहुत ज़रूरी है। यदि मिट्टी में काले ऊसर की समस्या है तो किसान भाइयों को मिट्टी की जांच भूमि सुधार के लिए करवानी चाहिए, और अगर 8.5 से अधिक है पीएच तो उनको सलाह दी जाती, उनको जिप्सम की आवश्यकता बताई जाती है कि प्रति हेक्टेयर आप इतना जिप्सम डालें जी। और जिप्सम डालने से उस मिट्टी में काफ़ी सुधार हो जाता है। अभी जिप्सम कैसे डालें किसान, तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका बताना चाहता हूँ। जी बताएं प्लीज़। जिप्सम डालने के लिए पहले गर्मी के दिनों में खेतों की जुताई कर लें, और आपकी मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट में जितनी मात्रा दी हुई है उतनी मात्रा उसको खेत में भुरक दें, छिड़क दें। उसके बाद उसको खेत में अच्छी तरह मिला दें। उसके बाद जब मिला दी जाती है उसके बाद खेत को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, बांट दें, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। अगर कोई बड़ा खेत है या कोई ढालू खेत है तो ऐसा नहीं हो कि पानी एक तरफ आके भर जाए बारिश का, उसको इस तरह से बीच में उसमें डोलियाँ या मेड़ बना देनी चाहिए जिससे खेत कई खंडों में विभाजित हो जाए, जिससे उसमें बारिश का पानी भरा रहे। 10-15 दिन बारिश का पानी उसमें भरना चाहिए जिस खेत में मिट्टी जिप्सम डाला है पहले। अच्छा, बारिश का पानी भर जाए, उसके बाद 10-15 दिन तक उसको भरा रहने दें जी। फिर या तो पानी उसमें अंदर सोख लेती है मिट्टी, और अगर पानी नहीं सोख पाती है तो उसको कहीं ऐसी जगह बाहर निकाल दें जहाँ वो कोई नुकसान नहीं करे दूसरे खेत को। ठीक है। सामान्य 10-15 दिन में जिप्सम डालने के बाद पानी मिट्टी सोख लेती है। उसके बाद जब खेत में बहा आ जाती है तो उसमें ढैंचे की बुआई की जाती है। अच्छा, ये ढैंचा एक हरी खाद के लिए जो फसल होती है जी, ढैंचे की बुआई की जाती है। ढैंचा बोने के बाद जब 40-45 दिन की ढैंचे की फसल हो जाए तो उसमें मिट्टी में ही उस फसल को पलट देना चाहिए। अच्छा, मिट्टी में ही फसल को पलट भी देना चाहिए? हाँ, ढैंचे की फसल को पलट देना चाहिए क्योंकि और कोई उपयोग नहीं है इसका, ये हरी खाद के रूप में काम आती है। ठीक। तो एक तो उसमें जिप्सम से क्रिया होती है मिट्टी की, उससे पीएच कम होती है। दूसरा, ढैंचे की हरी खाद मिलती है। जब मिट्टी में नमी होती है उस समय उसको पलट देना चाहिए। जब उसको पलट दिया आपने मिट्टी में तो वो क्या है, सड़ गल जाता है अच्छी तरह, और सड़ने के बाद उसमें
उसके जो पोषक तत्व हैं फसल के, जी। हरी खाद के, वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं और ढेंचे के कारण भी मिट्टी की पीएच कम होती है। अनिल जी, जो बात चल रही थी, जो आपने बताया काला ऊसर, सफ़ेद ऊसर, उसके बाद में किस तरीके के पोषक तत्व होते हैं, कैसी जांचें होती हैं। अब इन सब के बाद में जब मिट्टी की जांच हो जाती है तो एक रिपोर्ट जो किसान को दी जाती है, जिसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड के नाम से जानते हैं। इस सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या क्या कुछ लिखा होता है जो किसान के लिए उपयोगी होता है और उसको ठीक तरीके से समझ में भी आए, थोड़ा छोटे में इसको बताएं। निधि जी, जो मिट्टी की जो प्रयोगशाला में जांचें, विभिन्न प्रकार की जांचें होती हैं जी। और उन जांचों के जो परिणाम हैं उनका सॉइल हेल्थ कार्ड में एक तरह से संकलन होता है। उसके विभिन्न जांच परिणामों को सॉइल हेल्थ कार्ड में दर्शाया जाता है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिट्टी की जांच के दौरान कौन कौन सी जांचें प्रयोगशाला के द्वारा की जाती हैं। इसमें मिट्टी का पीएच की जांच होती है, विद्युत चालकता की जांच होती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी में कितना जैविक कार्बन है या ऑर्गेनिक कार्बन है, उसकी प्रयोगशाला में जांच की जाती है। उपलब्ध फॉस्फोरस, उपलब्ध पोटाश, अच्छा, इनकी जांच होती है। ये प्रमुख मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी मिट्टी में जांच की जाती है। इनमें जिंक या जस्ता, आयरन या लोहा, तांबा, मैग्नीज और सल्फर, जी, इन सभी की प्रयोगशाला में जांच की जाती है। और एक सामान्यतः ये पाया गया कि जस्ता और लोहा की कमी ज़्यादा पाई जाती है। जी हाँ, तुलनात्मक रूप से तांबे और मैग्नीज के तुलना में जस्ते और लोहे की कमी अधिक पाई जाती है। इसमें इन सभी का संकलन होता है और संकलन इस प्रकार से होता है कि किसान उसको अच्छी तरह स्वयं पढ़कर समझ सके। ठीक है, उसको एक तरीके से मोटा मोटी समझ में आ जाता है कि मेरे लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं और क्या चीज़ें अनावश्यक हैं, क्या मुझे करना है। अनिल जी, एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि जब मिट्टी की बात आई रही है तो फिर मिट्टी के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ होता है, पानी। हम लोग हवा की बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं बेसिकली मिट्टी के साथ में मैं पानी की बात करना चाहूँगा, क्योंकि किसान के खेत में कुआं हो सकता है, हैंडपंप हो सकता है, बाहर से पानी, उस क्षेत्र में कैसा पानी है, तालाब में, पोखर में, तो क्या सिंचाई का जो पानी है उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है? किसान भाइयों, मिट्टी की जाँच कराने के बाद पानी की भी जाँच अवश्य कराई जानी चाहिए। आपके खेत में जो भी बोरिंग है या ट्यूबवेल है, खुला कुआं है जिससे आप खेतों में सिंचाई करते हैं, उस पानी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही अनिल जी की, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया था कि मिट्टी की जांच किस तरीके से करानी चाहिए, 15 सेंटीमीटर कैसे अंदर खोदना है वी शेप में, पूरे खेत में से, हर खेत में से एक नमूना, तो पानी की जांच का भी एक विशेष तरीका होना चाहिए। जरूर आपसे जानना चाहेंगे। किसान भाइयों, पानी की जाँच कराने के लिए आपका जो बोरवेल है या ट्यूब जो भी है, कुआं है जी, उससे शुरू में 5-7 मिनट, उसको 5-7 मिनट बोरवेल को चला के उसका पानी निकाल दें, जो पाइप वगैरह में जो पानी भरा हुआ है वो निकल जाए। ठीक। इसके बाद प्लास्टिक की बोतल लें। बोतल बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, किसी दवाई की या किसी रसायन की या किसी कीटनाशी की इस तरह की कोई बोतल नहीं होनी चाहिए। साफ बोतल हो सकती है, जिसमें अपने पीने के पानी की जो बोतलें आती हैं वो ठीक है, वो बिल्कुल सही रहती है। उसको उस पानी से अच्छी तरह धो लें और उसको पूरी ऊपर तक बोतल को पानी से भर लें, जिससे उसमें हवा ना रहे, बोतल में हवा ना रहे। ठीक है। और उसको पूरी ढक्कन को अच्छी तरह कसकर बंद कर दें। ये पानी का नमूना लेने की विधि है। पानी का नमूना लेने के बाद उसको अधिक समय तक अपने पास नहीं रखना चाहिए। अच्छा। पानी के नमूने में काफ़ी फ़र्क पड़ता है जांच परिणामों में। अगर पानी का नमूना 8-10 दिन आपने अपने लेने के बाद 8-10 दिन अपने पास रख लिया जी, तो उसके परिणामों में काफ़ी अंतर आ जाता है। इसमें जानकारी क्या मिलती है? जिस तरीके से मिट्टी से जानकारी मिल रही थी, पोषक तत्व कौन कौन से होंगे, उर्वरक की बात हुई, पानी की जांच से क्या जानकारी मिलती है जो फायदेमंद है? पानी के संबंध में प्रयोगशाला में कई प्रकार की जांचें की जाती हैं, जिनमें पानी की पीएच मान ज्ञात किया जाता है। उसमें घुलनशील लवणों की मात्रा कितनी है जी, जो सर्वाधिक प्रभावित करती है पानी की गुणवत्ता को। घुलनशील लवणों की मात्रा कितनी है और कौन कौन से ऐसे लवण हैं जो पानी में उपस्थित हैं, इन सब की जांच की जाती है। तो किसान मित्रों, आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से
हाँ, जिस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए संकल्पबद्ध होते हैं, क्योंकि तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं तो धन भी अच्छे तरीके से हमारे घरों में आता है। ठीक वैसे ही अगर मिट्टी और पानी की जांच भी अगर हम निरंतर ठीक तरीके से कराते रहेंगे और उसके तन के लिए अगर हम संकल्पबद्ध रहेंगे तो वो मिट्टी हम लोगों के लिए बहुत कुछ देने वाली है, क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है और उस प्रकृति की माँ की देखभाल अगर बच्चे उसके ठीक तरीके से करते हैं तो माँ अपना पूरा आंचल के साथ में आपकी सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आज के कार्यक्रम से मुझे लगता है कि यही कुछ इनपुट निकल कर के सामने आता है।